Hello everyone, I'm Rinki. In this video, I will explain you about RBC, formation of RBC and different types of anemia. So let's start. पहले हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो RBC जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसकी मात्रा हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है। इसके काउंट की बात करें तो ये है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ RBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। RBC का शेप बाइकॉन्केव होता है और RBC में एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। RBC का लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। अब आगे हम फॉर्मेशन ऑफ RBC की बात करते हैं। तो RBC का फॉर्मेशन अडल्ट्स में रेड बोन मैरो में होता है, वहीं फीटस में लिवर में और एम्ब्रियो में यॉर्क सैक में होता है। ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे हम फॉर्मेशन की बात करें तो बोन्स का ये वाला पार्ट, जिसे स्पॉन्जी पार्ट ऑफ बोन भी कहते हैं, इसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो एक सेल प्रोड्यूस करता है जिसे हीमोसाइटोब्लास्ट और एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। ये सेल, इसे मदर सेल भी कहा जाता है। ये सेल जब मैच्योर होता है तो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है और साथ ही जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट था वो न्यूक्लियस निकल जाता है। तो जब RBC मैच्योर होता है तो वो इन्यूक्लिएटेड हो जाता है। RBC में पहले न्यूक्लियस था बट बाद में मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस निकल गया, इसलिए RBC इन्यूक्लिएटेड कहते हैं RBC को। आगे हम देखते हैं RBC का लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर 120 डेज़ RBC जब ओल्ड हो जाता है तो वो स्प्लीन में जाता है और जब स्प्लीन में जाता है तो स्प्लीन उस ओल्ड RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो डिस्ट्रॉय ओल्ड RBC लिवर में जाता है और लिवर में प्रेजेंट होता है कप्फर सेल। ये क्या करता है, कप्फर सेल फेगोसाइटिक होता है और ये उस डिस्ट्रॉय ओल्ड RBC को फेगोसाइट कर देता है। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया की। तो एनीमिया जिसे एरिथ्रोपेनिया भी कहते हैं। फर्स्ट एनीमिया इज़ पर्निशियस एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। हाउ? सो विटामिन B12 हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ रेड बोन मैरो। जैसा हमने देखा कि रेड बोन मैरो RBC को प्रोड्यूस करता है। तो जब RBC को वो प्रोड्यूस करता है तो विटामिन B12 उसे एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो रेड बोन मैरो को एक्टिवेट नहीं करेगा, जिस वजह से रेड बोन मैरो RBC फॉर्म नहीं करेगा और इससे RBC का नंबर कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है, बॉडी कैन नॉट मेक इनफ हेल्दी RBC ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। Next anemia is megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia is caused due to deficiency of vitamin B9, जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B9 हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ RBC। जैसा हमने फॉर्मेशन ऑफ RBC में देखा था कि RBC पहले उसका साइज़ बड़ा होता है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट मैच्योर होने के बाद उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है और साथ ही न्यूक्लियस निकल जाता है और वो इन्यूक्लिएटेड हो जाता है। तो इस मैच्योरेशन में हेल्प करता है विटामिन B9। लेकिन अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो RBC मैच्योर नहीं होगा, जिस वजह से उसका साइज़ बड़ा रह जाएगा और वो न्यूक्लिएटेड रहेगा। नाउ नेक्स्ट एनीमिया इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया भी कहते हैं। ये क्यों होता है? तो ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। कैसे? तो हम कुछ भी खाते हैं, लाइक कुछ भी जिससे हमें आयरन मिले, तो जब हम उसे खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो आयरन फेरिक फॉर्म में जाता है और जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जिसे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट भी कहते हैं, वो आयरन कंटेन करता है फेरस फॉर्म में। लेकिन जो हम खाते हैं आयरन वो फेरिक फॉर्म में होता है। तो हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है वो
फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को कन्वर्ट करता है फेरस फॉर्म में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी स्टमक में HCl की मात्रा कम होती है तो आयरन की मात्रा भी कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज hemolytic anemia. Hemolytic anemia is caused due to more breakdown of RBC. नेक्स्ट इज polycythemia. polycythemia कब होता है? जब हमारी बॉडी में RBC का नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ RBC आर मोर देन नॉर्मल। अगर हमारी बॉडी में RBC का नंबर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? इससे होगा ये कि हमारा ब्लड विस्कस हो जाएगा। विस्कस मीन्स गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जो कि सही नहीं है।